Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis for 27th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जो हमारा पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंटरनेशनल इशू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू म्यांमार। हम लास्ट काफ़ी मंथ से म्यांमार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड वी नो कि म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है। एंड नाउ द न्यूज़ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम म्यांमार इज़ दैट वहाँ पे लगातार जो एक्टिविस्ट हैं, जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, उनकी वहाँ पे किलिंग हो रही है। रिसेंटली म्यांमार की जो जनता है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, दे हैव एग्जीक्यूटेड 4 प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड इसी के साथ साथ उन्होंने इन एग्जीक्यूशंस को लॉफुल कहा है कि ये जो एग्जीक्यूशंस हमने की हैं दीज आर लॉफुल एंड इट हैज़ सेड दैट कि ये लोगों को जस्टिस के लिए दी गई है। दिस एग्जीक्यूशन इज़ डन फॉर द जस्टिस फॉर द पीपल। इससे पहले कि हम समझें कि म्यांमार में क्या हो रहा है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम समझेंगे म्यांमार की लोकेशन को। सबसे पहले लोकेशन कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, रिलीजन कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे कैसी है और पिछले कुछ टाइम में पॉलिटिकली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये फॉलो करेंगे एंड देन विल सी कि ये जो रिसेंट किलिंग्स के जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ऑल्सो फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया और म्यांमार का जो आपस में रिलेशन है उसकी इम्पॉर्टेंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली वी मस्ट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया एंड वाइस वर्सा। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले लोकेशन से शुरुआत करते हैं। म्यांमार, जिसे बर्मा भी बोल देते हैं, ब्रिटिशर्स ने जिस तरह इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था वैसे ही म्यांमार को भी किया था एंड बिकॉज दे couldn't यूज टू स्पेल और प्रोनाउंस म्यांमार करेक्टली, तो वो धीरे धीरे म्यांमार को बर्मा बोलने लगे। सो दे वर ट्राइंग टू कॉल इट म्यांमार बट दे एंड अप सेइंग बर्मा। तो वहाँ से बर्मा नाम जो है वो इसका फेमस हुआ, बट द नेम इज़ म्यांमार। ये जो कंट्री है ये साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है। अब एशिया काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो हम क्या करते हैं कि एशिया को कुछ ग्रुपिंग्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास आता है यहाँ पे साउथ एशिया, देन वी हैव साउथ ईस्ट एशिया, वी ऑल्सो हैव ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड देन देयर इज़ ऑल्सो दिस नॉर्थ एशिया। बहुत सारी बुक्स में नॉर्थ एशिया टर्म यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रशिया बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम जब म्यांमार की बात कर रहे हैं, सो म्यांमार इज़ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया को हम वैसे भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया, रीजन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम आसियान के बारे में पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इस आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम जब मैप वाइज जब आप देखने जाते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, राइट, देन कम्स योर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस। सो दीज आर द 10 countries of ASEAN, Southeast Asian country, and Myanmar is one such country. जब हम म्यांमार के नेबरिंग कंट्रीज़ देखते हैं, अभी थोड़ी ही देर बाद हम मैप देखेंगे, एक तो याद रखना कि इंडिया का नेबरहुड है। आज हमने हमारी करंट अफेयर वीडियो में चाइना और पाकिस्तान की बात की और अब हम अपनी एडिटोरियल वीडियो के अंदर म्यांमार की बात कर रहे हैं। सो लॉट इज़ गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड। सो इंडिया इज़ बॉर्डरिंग म्यांमार। इंडिया के साथ साथ चाइना, बांग्लादेश, लाओस एंड थाईलैंड, दीज आर ऑल्सो कंट्रीज़ जो कि म्यांमार को टच करते हैं। अगर आप
PYQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो ऐसा अक्सर होता है कि ऐसा कंट्री जो कि न्यूज़ में रहा है उसको कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बहुत कॉमनली मिल जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ दे बॉर्डर अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान न्यूज़ में था। तो सिमिलरली म्यांमार भी न्यूज़ में है, तो यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो द ड्रिल। आप अपनी एटलस ओपन करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया का मैप खोलेंगे और उस साउथ ईस्ट एशिया के मैप में म्यांमार को देखेंगे। कौन कौन से कंट्रीज़ म्यांमार को बॉर्डर कर रहे हैं। म्यांमार लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा होता है, जो कि चारों तरफ से, जिसको लैंड ने सराउंड किया होता है, घेर रखा होता है, वो कहीं से भी किसी सी और ओशन को टच नहीं करता, ऐसे कंट्री को आप कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। तो जब हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेबर्स यहाँ पे लिखे हैं, क्या मैंने यहाँ सही लिखा है, चेक। ऑलवेज ओपन योर एटलस, ऑलवेज कीप योर एटलस हैंडी। तो ये क्वेश्चन आपने एक तो तैयार करना है कि म्यांमार को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे कुछ 54 मिलियन की पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ देम आर बर्मीज स्पीकर्स, एंड इसके अलावा और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। म्यांमार की जो बिगेस्ट सिटी है वो है यंगून, जिसको हम रंगून भी बोल देते हैं, बट द कैपिटल इज़ नेपेटा। ये आपको पता होना चाहिए, नेपेटा इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। टॉकिंग अबाउट द रिलीजन ऑफ म्यांमार, तो यहाँ पे जो मेन रिलीजन डोमिनेट करता है दैट इज़ बुद्धिज़्म। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि जब भी हम म्यांमार की बात करते हैं तो जो इश्यूज़ यहाँ से निकल के आते हैं, एक तो इशू ये है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द इशू विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ म्यांमार, जो वहाँ पे मिलिट्री कू हो रखा है, आगे क्या वहाँ पे सिविलियन सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, एक तो हम वो देखेंगे ही। इसके अलावा रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि म्यांमार को बिलोंग करता है, एंड दे आर फ्लीइंग फ्रॉम म्यांमार, एंड फ्ली करने के बाद दे आर रीचिंग बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज़ रोहिंग्याज मुस्लिम्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये रोहिंग्या इशू भी म्यांमार के साथ चल रहा है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि म्यांमार का मेन रिलीजन बुद्धिज़्म है और वहाँ पे एक छोटा सा एथनिक ग्रुप था रोहिंग्याज मुस्लिम का, एंड उनका भी एक इशू चल रहा है। कभी और हम रोहिंग्या इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल हम बैकग्राउंड देखें म्यांमार का, तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन, जिस तरह इंडिया एक कॉलोनी थी, उसी तरह म्यांमार भी एक कॉलोनी थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में और म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। एंड उसके बाद जो मेजर टाइम है यहाँ पे 1962 से लेकर 2011 तक, दिस वॉज द टाइम व्हेन आर्म्ड फोर्सेस रूल्ड इट। ये एक ऐसा समय है, आप देखें 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस का ही रूल रहा है। जब भी न्यू गवर्नमेंट अशर करती है इन रिटर्न टू सिविलियन रूल, हमारे पास अक्सर जो आर्म्ड फोर्सेस का रोल है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, 2010 की बात करेंगे। 2010 में म्यांमार की जो मिलिट्री रिजीम है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम म्यांमार की ट्रांजिशन करेंगे, अब म्यांमार डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। ऑल्दो आर्म्ड फोर्सेस दे रिमेन पावरफुल, हम डिस्कस करेंगे इससे। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको फ्री किया गया और इलेक्शंस करवाए गए, जिसके बाद 2015 के अंदर इलेक्शन होता है और 2015 में NLD जो पार्टी है वो जीत जाती है। एंड दिस वाज कंट्रीज फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड देन दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, एंड एक होप आनी शुरू हो चुकी थी कि अब म्यांमार धीरे धीरे पूरे तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन कर सकता है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो हुआ क्या है। NLD विच इज़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD इज़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 2015 में इलेक्शंस होते हैं, NLD जीतता है।
नवंबर 2020 में फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि बेसिकली सू के की पार्टी थी, वो मेजॉरिटी सीट्स दोबारा सिक्योर कर लेती हैं। अब जो म्यांमार की पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे जो मिलिट्री है, मिलिट्री होल्ड्स 25% ऑफ द टोटल सीट्स। मतलब अभी हमने देखा कि 1962 से लेकर 2011 तक तो मिलिट्री ही रूल कर रही थी वहाँ पे। तो 2008 के अंदर एक मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, मिलिट्री ने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि जो पार्लियामेंट होगी उसमें 25% सीट्स किसकी होंगी, मिलिट्री की होंगी। एंड इसके अलावा भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टीरियल पोजीशंस थी उनको भी मिलिट्री अपॉइंटीज़ के लिए रिजर्व कर दिया गया। फिर जब 2020 में इलेक्शंस हुई और सूकी की पार्टी एनएलडी जीते एंड दे वर अबाउट टू होल्ड देयर फर्स्ट सेशन ऑफ देयर पार्लियामेंट इन 2021, जस्ट बिफोर दैट मिलिट्री ने वहाँ पे स्टेट ऑफ एमरजेंसी इम्पोज कर दी। दे इम्पोज्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी फॉर 1 ईयर और इसके लिए रीज़न उन्होंने ये दिया कि ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान बहुत बड़े लेवल पे वोटिंग का फ्रॉड हुआ है। ये कह के जो मिलिट्री है उन्होंने म्यांमार के अंदर स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी फॉर 1 ईयर। अब आपके सामने है 2020 में इलेक्शंस होते हैं, एनएलडी जीतती है, सूके की पार्टी जीतती है। अभी जैसे ही वो पार्लियामेंट में आके अपना पहला सेशन करने वाले होते हैं, मिलिट्री स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है फॉर 1 ईयर। रीज़न क्या दिया कि भाई बहुत वोटिंग फ्रॉड हुआ है इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, अब उसके बाद से क्या हाल है? अब मिलिट्री वहाँ पे कू हो चुका है। जो मिलिट्री है जिसे आप टटमाडा भी वहाँ पे बोलते हैं, दे हैव सीज द पावर। जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड पार्टी थी 2021 से उनसे पावर सीज कर ली गई है। एंड नाउ मिलिट्री हैज़ फॉर्म्ड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। मिलिट्री ने एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर्म कर दी है। अब जैसे ही ये कू होता है उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि दी ऑन्ग सैन सू की, जो कि एनएलडी के लीडर थे, इलेक्शंस जीते उन्होंने, लगातार दूसरा इलेक्शन जीता। इसके अलावा जो बाकी लीडर्स थे उनको इमीडिएटली डिटेन कर दिया गया एंड दे आर स्टिल इन डिटेंशन। अब इन सबको लेकर आप देखो, धीरे धीरे उम्मीद थी कि 2015 से कि अब डेमोक्रेसी वहाँ पे आनी शुरू होगी, इलेक्शन हुए, रिजल्ट आए, लेकिन फिर कू हो गया। तो इसे लेकर म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा मास प्रोटेस्ट शुरू हुए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मास प्रोटेस्ट विच फॉलोड अप दिस इवेंट, जिसे कहा जाता है स्प्रिंग रेवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग रेवोल्यूशन। दिस वाज अगेंस्ट द रिजीम एंड फॉर दैट एक पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी गई एंड इट हैज़ एन आर्म्ड डिवीजन जिसे कहा जाता है पीपल्स डिफेंस फोर्स, जिसमें जो सेवरल आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स हैं उन्होंने ट्रेन किया है। बट दे आर स्टिल नॉट बीइंग एबल टू मेक अ चेंज अगेंस्ट द जंटाज रिप्रेसिव मेजर्स। प्रोटेस्ट हुआ, स्प्रिंग रेवोल्यूशन वहाँ पे चल रही है। इस रेवोल्यूशन में, इस प्रोटेस्ट में एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई। अब ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है इसमें अलग से एक आर्म डिवीजन है जिसको पीपल्स डिफेंस फोर्स आप कह रहे हो, विच इज़ बेसिकली ट्रेन्ड बाय सेवरल आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स। But still, they're still not able to, make a change against the coup or they make a change against the junta's repressive measures. यहाँ पे एक और चीज़ हम मेंशन करेंगे which is 88 movement. 88 movement. जब हम म्यांमार की मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो म्यांमार की मॉडर्न हिस्ट्री में 88 मूवमेंट एक डिफाइनिंग मोमेंट है। Here the protesters, they voice their resentment. They voice their resentment over the economy. जो गवर्नमेंट ने restrictions लगाई हुई थी on the personal freedom, उसके खिलाफ
जो प्रोटेस्टर्स ने अपनी वॉइस रेज की थी, दैट इज कॉल्ड एज 88 मूवमेंट। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो वैसा ही कुछ हम आज देख रहे हैं, राइट? तो देखें, दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ वैल्यू टू योर आंसर। दिस कैन बी अ वैल्यू एडिशन पॉइंट। आप रिलेट कर सकते हैं विद टुडे स्प्रिंग रेवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग, जिसमें पैरेलल गवर्नमेंट आ रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी 88 में ऐसा हो चुका है, राइट? सो ऐसे पॉइंट्स आपके आंसर को थोड़ा स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग अहेड, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब ये जो लेटेस्ट एग्जीक्यूशंस हुए हैं, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस एंटायर इशू अगैन? अब कू तो हो गया, 2021 की बात है ये, राइट? हम काफ़ी बार इसे फॉलो कर चुके हैं, बट अगैन देयर आर लेटेस्ट एग्जीक्यूशंस जिसने दोबारा इस चीज़ को न्यूज़ में ला दिया है। जब से मिलिट्री कू हुआ है, म्यांमार की इकोनॉमी 18% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। लास्ट ईयर म्यांमार की इकोनॉमी 18% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। एंड इफ़ वी कंपेयर जीडीपी दिस ईयर, it is expected to be 13% lower than what it was in 2019. ये जो एस्टिमेट्स हैं ये वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। अब आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे आई है उसका असर म्यांमार की इकोनॉमी पे हो रहा है। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18%, 2019 विच इज़ प्री पैंडेमिक अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में 13% लोअर इस साल हो सकती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो जनता है, मिलिट्री जनता है, दे हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश अ लेजिटिमेसी। जनता के अंदर भी एक रिजेंटमेंट है, वो ग्रो कर रही है, बिकॉज दे आर फेलिंग टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल। दे आर इन पावर सिंस 2021, लेकिन अभी तक वो एक लेजिटिमेसी जो है, उस जो कंट्रोल है उसे पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। दे आर फेलिंग इन टू दैट एंड देयरफॉर द रिजेंटमेंट इज ग्रोइंग इन जनता। नंबर 1, ये चीज़ याद रखेंगे कि लेजिटिमेटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, एक रेस्टलेसनेस तो बहुत ज़्यादा है उनमें। अब उसके अलावा देर इज़ दिस वन सेक्शन ऑफ तत्मदा that has questioned their senior general's leadership's capabilities, and they're compared to his predecessors. They are comparing their capability and they're questioning it. So there is one more thing which is about boosting the military leadership, the morale of leadership. अब जब अपने सीनियर जनरल्स की कैपेबिलिटीज़ को लेकर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से आप मिलिट्री लीडरशिप के मोराल की भी बात देख सकते हैं। ऑल्सो देर आर सम मिलिट्री एंड पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है। ये भी एक बड़ी चीज़ है। एंड देन ये जो रेजिस्टेंस वहाँ पे चल रही है, द पीपल हु आर रेजिस्टिंग अगेंस्ट इट, द गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग बिकॉज ऑफ दैट। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है उसने जकड़ के रखा हुआ है इस गवर्नमेंट को। Then there are ethnic conflicts which are going on. Rohingya issue is one of it. Terror attacks are going on. And इसको क्लब कर दिया जाए तो जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे फॉल कर रही है। So many challenges. लेजिटिमेसी फुली आ नहीं रही है, कंट्रोल इस्टेब्लिश हो नहीं रहा है, मिलिट्री लीडरशिप का मोरल बूस्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। कुछ मिलिट्री और पुलिस ऑफिशियल्स ने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया है। Then people, they are continuously under this resistance against the coup. Then there is issue of ethnic conflict, terror attack, failing economy. Apart from this, the regime is seeing that the global focus is on Ukraine and Sri Lanka. यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ग्लोबल फोकस अभी म्यांमार पे नहीं है। So the junta see this as an opportunity to carry out something in their own backyard, what we call as execution. अब इन्होंने जो किया सो किया, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस क्या मिले हैं?
देखिए, ये जो एग्जीक्यूशन वहाँ पे हुआ है ऑफ द प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे कंडेम किया है। रीजनली अगर हम देखें तो अभी क्यों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी आसियान की, वाई वॉज दैट? क्योंकि जब आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ आसियान। तो अब आसियान ने स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की है, एंड दिस वॉइस हैज़ बीन रेज फ्रॉम कंबोडिया। कंबोडिया इस वक्त चेयर है आसियान की, वहाँ से रीजनली इसे कंडेम किया गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में किया गया है। हालांकि अगर हम यहाँ पे कॉन्डमनेशंस की बात करें या सैंक्शंस की बात करें, नीदर ऑफ दैट हैज़ बीन लिवाइड बाय यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू, एंड दैट हैज़ डेफिनेटली मेड एन इम्पैक्ट ऑन दिस रिजीम। एक और फैक्टर यहाँ पे ये है कि जो सक्सेसिवली यहाँ पे मिलिट्री रिजीम्स आ रही हैं, दे हैव रेजिस्टेड दिस एक्सटर्नल प्रेशर। पहले भी क्योंकि मिलिट्री रिजीम्स आ चुकी हैं, तो ये जो प्रेशर आ रहा है एक्सटर्नल एरिया से, वो रेजिस्ट उसे कर रहे हैं, बोथ विद इन द रीजन एज वेल एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज ये हमें कैसे दिखता है कि जो सीनियर जनरल हैं, they did not even budge to honor the ASEAN's 5-point consensus. ASEAN ने 5-point consensus दिया था for peace and stability of Myanmar. उसको ऑनर करते हुए वो हिले भी नहीं अपने स्टैंड से, although he agreed that he will implement this, in the regional meeting in 2021, but he did not do anything because they're successive military regimes and they have withstood this external pressure even, earlier as well. And one of the important thing is that Russia has supported this junta since the coup, and China is also junta's oldest ally and was one of the first countries to give it de facto recognition after coup. China और रशिया, दे आर सपोर्टिंग junta, और चाइना ने तो रिकग्नाइज भी कर लिया है इस coup को। सो यू कैन सी किस डायमेंशन पे ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं, हमारा म्यांमार की मिलिट्री के साथ रिलेशन कैसा है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज़ अबाउट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद म्यांमार्स मिलिट्री। अब इंडिया की जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक रीच रही है म्यांमार के साथ, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। 2020 में भी रिसेंटली देयर वाज दिस फॉरेन सेक्रेटरी चीफ of the army staff, he had made a recent visit to Myanmar, और म्यांमार ने कुछ 22 इंडियन इंसर्जेंट्स जो थे वो हैंड ओवर किए थे क्रॉस द बॉर्डर, एंड म्यांमार ऑल्सो सेड दैट दे विल रैम्प अप द मिलिट्री हार्डवेयर इन द म्यांमार। इसमें कुछ 105 mm लाइट आर्टिलरी गन, कुछ नेवल गन बोट्स, कुछ लाइट वेट टॉर्पीडोज, इनको इंक्लूड किया जाएगा। Recent example, see, basically what I want to say over here is that Myanmar is cooperating with India. 22 Indian insurgents को hand over करना, और फिर recently Myanmar ने they have begun to vaccinate themselves, and for that they have used 1.5 million doses of COVID vaccine जो कि इंडिया ने भेजी थी, एंड इससे पहले चाइना से जो डोजेज आ रही थी उसको ऑन होल्ड रख के उन्होंने 1.5 मिलियन डोज जो इंडिया ने भेजी थी उसे यूज़ किया। तो हमारा जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो एक कॉर्नरस्टोन रहा है। देयर इज कोऑपरेशन गोइंग ऑन द मिलिट्री साइड। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी।
अब म्यांमार में इंडिया के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज व्हेन वी थिंक ऑफ आसियान कंट्रीज, क्योंकि देखो इंडिया को टच करता है म्यांमार, और अगर हम एक्सेस की बात करें कि हमें आसियान में एक्सेस चाहिए, तो दैट विल बी डन थ्रू म्यांमार ओनली. सो वी सी म्यांमार as our gateway to the east. Myanmar is our gateway to east. याद रखिएगा. सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. एक तो बहुत ही क्रूशियल है सितवे पोर्ट, ये भूलना नहीं है आपने. जैसे आज हमने ग्वाडर पोर्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू दी CPEC, सिमिलरली आता है सितवे पोर्ट. ये म्यांमार के राखीन स्टेट में है, एंड इट बाय 2021 इट इज़ कमिटेड कि इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इज ऑल्सो गिविंग असिस्टेंस टू सम अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एज वेल. एक ट्राइलेटरल हाईवे है किस किस के बीच में? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. इसमें भी इंडिया असिस्ट कर रहा है. देन देयर इज दिस ऑल्सो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो, पहला आपका इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. लुक एट द कनेक्टिविटी. देन यू हैव कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट. ये क्या है? कालादान प्रोजेक्ट, इट विल लिंक कोलकाता टू सितवे. कोलकाता इंडिया में, सितवे आपका म्यांमार में. उसके बाद म्यांमार की एक इंपॉर्टेंट रिवर है कालादान. देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर कालादान इन म्यांमार. उस रिवर को यूज़ करके आप नॉर्थ ईस्ट को पहुंचेंगे. यू विल रीच नॉर्थ ईस्ट. देखो ऐसा क्यों? जब आप मैप देखते हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट, सपोज ये नेपाल है और ये सिक्किम आ गया है, ये भूटान है. यू वुड हैव सीन कि ये अगर हमारा बांग्लादेश है, ये एक ऐसा एरिया है जो हमें कनेक्ट करता है हमारे रेस्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट के साथ. इसे हम कहते हैं चिकन्स नेक. दिस इज कॉल्ड एज चिकन्स नेक. एकदम से हमारी जो विड्थ है इंडिया की वो कम हो जाती है. यहाँ से नेपाल आ गया, यहाँ से बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया, इधर चाइना आ गया. बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती है. तो हमारा जो भी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ हो रहा है फिलहाल, वो इस चिकन नेक के थ्रू हो रहा है. समझ रहे हैं? दिस इज हैपनिंग थ्रू दिस चिकन्स नेक. एंड इट इज़ क्योंकि इतना छोटा सा एरिया है तो उतनी ज़्यादा हम कनेक्टिविटी अचीव नहीं कर पाते, बहुत कंजेस्टेड है. तो ये एक ऑल्टरनेटिव है. कैसे? अब ध्यान से देखो. कोलकाता को आपने लिंक किया किसके साथ? आपने लिंक किया सितवे के साथ. गॉट इट? सितवे में आपकी है रिवर कालादान. ये है हमारी रिवर कालादान. कालादान से आप कहाँ पहुँचेंगे? यू विल रीच दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है? काफ़ी बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये. सो वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट म्यांमार, आपके माइंड में ये आने चाहिए. इन योर माइंड सितवे पोर्ट शुड कम. इन योर माइंड कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुड कम. अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. इसका आपको पता होना चाहिए. राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों कंट्रीज़ ने एक लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है 2018 में, जिसमें जो भी बोनाफाइड ट्रैवलर्स हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं. दे कैन एंटर एंड एग्जिट. एंड यहाँ पे मेनली 2 रीजन्स डिफाइन किए गए हैं. वन इज़ मोरे एंड तामू एंड वन इज़ जोकवा, थार एंड री. इतनी डिटेल में नहीं जाना. आपने याद रखना है कि लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का भी एग्रीमेंट हमारा 2018 में साइंड है. तो ऐसे ट्रैवलर्स जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं. ये था इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने. मिलिट्री डिस्कस कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया. फिर आता है सिक्योरिटी का एस्पेक्ट. देखिए, इंडिया इज़ कंसर्न्ड स्पेशली ओवर सम मिलिटेंट ग्रुप्स. जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट आ जाता है, UNLF,
and also there is National Democratic Front of Bodoland. This is from the northeastern region, and these are taking shelter in Myanmar. So India always need a support and coordination from Myanmar, ताकि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन्ड रहे. इसके लिए हमें किसकी सपोर्ट चाहिए होती है? वी नीड सपोर्ट फ्रॉम म्यांमार. इज दैट क्लियर? तो ये सिक्योरिटी इशू में भी हमारी हेल्प करता है. देन एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, द नेक्स्ट वन इज रोहिंग्या इशू. इंडिया इज़ कमिटेड टू इंश्योर दैट हमारे पास जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी, दे आर कमिटेड टूवर्ड्स देयर सस्टेनेबल एंड स्पीडी रिटर्न एज वेल. एंड दे आर बिल्डिंग ऑन दिस प्रोग्रेस विच इज़ मेड अंडर द राखीन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम. राखीन वो जगह है जहाँ से रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ आए हैं टूवर्ड्स इंडिया एंड बांग्लादेश. एंड इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड कि जो प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अंडर फेज़ 3 प्रोग्राम, इसे फाइनलाइज किया जाए. स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स आएँ, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल मैकेनिज़्म यूज़ किया जा रहा है उनको अपग्रेड किया जाए, ताकि वो सोशियो इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड, उनकी अपलिफ्टमेंट हो. तो रोहिंग्या इशू भी, जब इंडिया और म्यांमार की बात आती है तो रोहिंग्या इशू भी वहाँ पे आता है. इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, म्यांमार में इंडिया की कुछ 1.2 बिलियन US$ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है. एंड देयरफॉर इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन म्यांमार देन एनी अदर कंट्री इन साउथ एशिया. किसी और साउथ एशियन कंट्री की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी कि इंडिया की है. देन एनर्जी की बात करें, सो both of the countries, they are trying to expand their area of energy cooperation as well. Recently India ने कुछ 120 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है in the Shive Oil and Gas Project. This is in Myanmar. Shive Oil and Gas Project. तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स आप लिख लेंगे अपने पास. इस आर्टिकल से आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे आगे चल के, ठीक है. देन मैप एक्टिविटी आपने करनी है, आपके सामने मैप है. माय वन क्वेश्चन टू यू इज़, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर म्यांमार से पास करती है? हाँ जी, ये आप मुझे बताएंगे. क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर म्यांमार से पास करती है? यू विल राइट दिस इन कमेंट बॉक्स. आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर लिखेंगे. मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर. मुझे एक सेटिस्फैक्शन होगी कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक्शन लिया, आपने एटलस खोले और आपने म्यांमार को देखा. सो यू हैव टू टेल मी, आई रिपीट माई क्वेश्चन अगैन, यू हैव टू टेल मी दैट डू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू म्यांमार और नॉट. So that is all for today's video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. That is it. Thank you so much for watching. I will see you all in my comment section. Thank you so much. I'll see you in my next one. Thank you.